हेलो। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम ईंट और लाल पत्थरों से बनी एक ऐसी इमारत की सच्ची कहानी को उजागर करने वाले हैं जिसने सदियों तक साम्राज्यों को बनते, संवरते और फिर खाक में मिलते हुए देखा है। आज हम उस स्मारक की बात करेंगे जिसे पूरी दुनिया लाल किले के नाम से जानती है। लेकिन सच कहूं तो इसका असली नाम कुछ और ही था, किला-ए-मुबारक। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और शुरुआत करते हैं महान सूफी संत अमीर खुसरो की इन बेहद मशहूर पंक्तियों से। अगर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमियस्तो हमियस्त। मतलब अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है और बस यही है। ये कोई आम इमारत नहीं थी, इसे सचमुच धरती पर जन्नत उतारने के इरादे से डिज़ाइन किया गया था। आइए समझते हैं कि आखिर इस जन्नत की नींव कैसे पड़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक नए शहर की नींव की, शाहजहानाबाद का जन्म। जरा सोचिए, 1630 का दशक। उस वक्त मुगलों की राजधानी आगरा हुआ करती थी, लेकिन आगरा में बहुत दिक्कतें आ रही थीं। तंग गलियां, बढ़ती भीड़ और झुलसा देने वाली गर्मी। बादशाह शाहजहां, जिन्हें शानदार इमारतों से बेइंतहा प्यार था, उनका मन अब आगरा से उब चुका था। इसलिए 1638 में उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक नया शहर बसाने का हुक्म दे दिया, शाहजहानाबाद। और इसी नए शहर के बिल्कुल बीचों बीच नींव रखी गई इस महान किले की उस्ताद अहमद लाहौरी, जी हाँ वही जिन्होंने ताजमहल का नक्शा बनाया था, उन्होंने ही इसे डिज़ाइन किया। पूरे 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1648 में जब ये किला बनकर तैयार हुआ, तब शाहजहां काबुल में थे। और यकीन मानिए, खबर मिलते ही वो अपने सपनों के किले को देखने के लिए तुरंत दिल्ली की तरफ निकल पड़े। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसे क्लियर करना जरूरी है। शाहजहां ने अपनी इस भव्य रचना का नाम लाल किला बिल्कुल नहीं रखा था। उन्होंने इसे नाम दिया था किला-ए-मुबारक, जिसका मतलब होता है एक भाग्यशाली या पवित्र किला। ये जो रेड फोर्ट या लाल किला नाम हम आज इतने शौक से इस्तेमाल करते हैं, ये तो बहुत बाद में अंग्रेजों ने दिया था, क्योंकि इसकी बाहरी दीवारें लाल बलुआ पत्थर की बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किले के प्रमुख द्वार। इन दरवाजों को लेकर एक बड़ी ही दिलचस्प बात है। इनका पर्पस एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक तरफ है दिल्ली दरवाज़ा, जिसका इस्तेमाल शाहजहां मुख्य रूप से जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद जाने के लिए करते थे, तो ये एक तरह से उनका धार्मिक मार्ग था। और दूसरी तरफ है लाहौरी दरवाज़ा, जो किले का सबसे अहम और शाही एंट्रेंस था। इसका मुंह सीधे लाहौर की तरफ खुलता था, जो उस समय मुगल सत्ता का एक बेहद पावरफुल केंद्र था। लेकिन अगर आप आज लाहौरी दरवाजे को देखेंगे तो वो सीधा नजर नहीं आता। उसके ठीक आगे एक बड़ी सी घुमावदार दीवार खड़ी है। और मजे की बात यह है कि ये दीवार शाहजहां ने नहीं, बल्कि उनके बेटे औरंगजेब ने बनवाई थी। दरअसल औरंगजेब को लगता था कि बाहर खड़ा कोई भी इंसान सीधे किले के अंदर देख सकता है, यहाँ तक कि दीवाने आम तक। इसलिए वास्तुकला की उस खुली सुंदरता को किनारे रखते हुए उसने सुरक्षा के लिहाज से दरवाजे के ठीक आगे ये दीवार खड़ी कर दी। और पता है, जब औरंगजेब ने ये दीवार बनवाई, तब शाहजहां अपने ही बेटे द्वारा आगरा के किले में कैद थे। ये खबर सुनकर शाहजहां ने एक बेहद भावुक खत लिखा था। उन्होंने कहा, बेटे, तुमने ये दीवार खड़ी करके किले को सुरक्षित नहीं किया है, बल्कि तुमने किले रूपी दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। कितनी बड़ी विडंबना है ना, कि सुरक्षा के लिए बनाए गए इसी घूंघट से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत का पहला तिरंगा फहराया गया था। अब रुख करते हैं दरबार और शाही वैभव की तरफ, सत्ता का असली केंद्र। किले में कदम रखते ही सबसे पहले आता है छत्ता चौक। ये कोई आम बाजार नहीं था, ये छत से ढका एक ऐसा अद्भुत बाजार था जहां व्यापारी शाही औरतों के लिए बेहतरीन रेशम, इत्र और कीमती पत्थर लाते थे। इस रंग बिरंगे बाजार को पार करते ही सामने आता है नौबत खाना। ये वो जगह थी जहां नगाड़ों की तेज गूंज पूरी दिल्ली को बता देती थी कि शहंशाह पधार रहे हैं। लेकिन सत्ता का रंग हमेशा सुनहरा नहीं होता। इसी नौबत खाने में बाद के सालों में कई खूनी खेल भी खेले गए, जहां फर्रुखसियर जैसे बादशाहों का कत्ल तक हुआ। नौबत खाने से आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं दीवाने आम, जहां बादशाह अपनी आवाम की फरियाद सुनते थे। यहाँ बादशाह जिस ऊंचे सिंहासन पर बैठते थे उसे नशेमन-ए-ज़िल-ए-इलाही कहा जाता था, यानी धरती पर ईश्वर की परछाई का निवास। इसके पीछे की दीवार वास्तुकला का एक अलग ही चमत्कार है।
काले संगमरमर पर रंग बिरंगे कीमती पत्थरों को तराश कर जड़ा गया है। पत्थरों के अंदर पत्थर जड़ने की इस नायाब और मुश्किल कला को पियाट्रा ड्यूरा या परचिनकारी कहते हैं। इसमें उकेरे गए पक्षी और फूल इतने सजीव लगते हैं मानो अभी उड़ जाएंगे। तो सबसे अहम बात यह है कि दीवाने आम तो बस एक झलक था। मुगलों की असली अकूत दौलत तो दीवाने खास में थी, जहां सिर्फ सबसे वीआईपी मेहमान ही आ सकते थे। जरा इमेजिन करके देखिए, इस महल की छतें ठोस चांदी की बनी थीं, सफेद संगमरमर की दीवारों पर सोने का पानी चढ़ा था और खंभों में असली माणिक, नीलम और पन्ना जड़े थे। और बिल्कुल बीचों बीच रखा था मशहूर तख्त-ए-ताऊस यानी मयूर सिंहासन, जिसमें जड़ा था दुनिया का सबसे नायाब हीरा कोह-ए-नूर। जब बादशाह उस तख्त पर बैठते थे तो पूरा महल रोशनी से जगमगा उठता था। लेकिन शानो शौकत का ये दौर हमेशा नहीं टिकने वाला था। साल 1739 मुगलों के लिए एक खौफनाक सपना बनकर आया। ईरान का क्रूर शासक नादिर शाह दिल्ली आ पहुंचा। उसने ऐसा खून खराबा मचाया कि कहते हैं यमुना का पानी लाल हो गया था। उसने दीवाने खास को बेरहमी से लूटा, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया और पीछे छोड़ गया मुगलों का चकनाचूर हो चुका गुरूर और एकदम खाली दीवारें। खैर, इस कड़वे सच से आगे बढ़ते हैं महलों की जन्नती दुनिया की ओर। देखिए, इस्लामिक वास्तुकला में स्वर्ग की कल्पना बहते पानी के बिना तो अधूरी है, और शाहजहां ने इसे सच कर दिखाया नहरे बहिश्त के जरिए, यानी स्वर्ग की नहर। यमुना नदी के पानी को एक खास इंजीनियरिंग से महलों के फर्श के बीच से गुजारा गया था। जब दिल्ली की भयंकर गर्मी पड़ती तो ये पानी एक नेचुरल एयर कंडीशनर का काम करता था। पानी की मधुर कलकल और फव्वारों के साथ उड़ती फूलों की खुशबू, एकदम जादुई एहसास। और ये नहर जिन महलों से गुजरती थी, उनकी खूबसूरती तो बस देखते ही बनती थी। रंग महल, जो शाही औरतों के लिए था, उसकी छतों पर ऐसे शीशे जड़े थे कि एक मोमबत्ती जलते ही वो तारों भरे आसमान की तरह झिलमिला उठता था। फिर था मुमताज महल, एक बेहद प्राइवेट निवास। और अंत में खास महल, जो खुद बादशाह का पर्सनल स्पेस था, जहां उनके इबादत करने, सोने और आराम करने के लिए 3 अलग-अलग कमरे बने हुए थे। और यहाँ एक बात जो मुगलों की व्यापक सोच को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है, वो है महलों के बागीचे में बने सावन और भादु मंडप। अब सोचिए, जहाँ हर इमारत का नाम फारसी में है, वहीं इन मंडपों के नाम शुद्ध हिंदी के मानसून महीनों पर रखे गए। मुगलों को बारिश से सच में बड़ा इश्क था। इन मंडपों की इंजीनियरिंग इतनी कमाल की थी कि पानी जब छत से गिरता था तो बिल्कुल सावन भादों की झमाझम बारिश का फील आता था। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है। 1842 तक आते आते ये सुनहरा दौर खत्म होने लगा था। ये साल गवाह है जफर महल के निर्माण का, जिसे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। लाल बलुआ पत्थर से बना ये बस एक छोटा सा महल था। संगमरमर और रत्नों की जगह अब सादे पत्थरों ने ले ली थी, क्योंकि साम्राज्य के पास न तो अब पैसा बचा था और न ही ताकत। और इसके बाद शुरू होता है पतन और अंग्रेजों का कहर। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा किया, तो समझ लीजिए उन्होंने इसकी रूह ही छलनी कर दी। जहां कभी खूबसूरत बाग, बहता पानी और नक्काशी हुआ करती थी, अंग्रेजों ने उन सबको उजाड़कर भद्दी सी लाल ईंटों वाली सैनिक बैरिकेड खड़ी कर दी। मेहताब बाग जैसे खुशबूदार बगीचे को फौज के रहने के लिए एकदम समतल कर दिया गया। किले के लगभग 80% शाही महलों को बेरहमी से नष्ट कर दिया गया, और जो कुछ बचा उसे अंग्रेजों ने अपनी सेना की रसोई या खौफनाक जेलों में बदल दिया। आइए अब पहुंचते हैं लाल किले की अमर दास्तान के आखिरी पन्ने पर। जरा इतिहास की इस भयानक विडंबना को देखिए। 1857 के बाद 82 साल के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। और आप जानते हैं मुकदमा कहाँ चला? उसी दीवाने खास में, जहां कभी उनके पुरखे शाहजहां और औरंगजेब पूरी दुनिया का मुकद्दर तय करते थे। आज उसी महल में जफर को एक देशद्रोही की तरह खड़ा किया गया और हमेशा के लिए रंगून निर्वासित कर दिया गया। रंगून की उस सीलन भरी कोठरी में आखिरी सांसें गिनते हुए जफर के दिल में बस दिल्ली और इस लाल किले का अक्स था। उन्होंने अपने टूटे हुए दिल का दर्द इन लाइनों में पिरोया। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। एक बादशाह जिसके पुरखों ने सदियों तक दुनिया पर राज किया, उसे अपने ही वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है,
इस लाल किले ने मुगलों का चमकता सूरज देखा, नादिर शाह का खूनी कत्लेआम देखा, अंग्रेजों का क्रूर शासन झेला और फिर आज़ाद भारत की पहली सुबह का भी गवाह बना। इन सब को देखते हुए इस किले का असली शहंशाह है कौन? वो शासक जिन्होंने इसे बनवाया, या फिर वो खामोश वक्त जिसने इन सबको अपनी आंखों के सामने मिट्टी में मिलते देखा? जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।